नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। पंचायत चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। इसके साथ साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं और उसके लिए भी काउंटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिषेक सोम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक है और कमर अली बीजेपी के नेता हैं। कमर अली साहब, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ये जो पंचायत चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, कितने महत्वपूर्ण है आपके लिए? देखिए, हमने योजनाओं पे काम किया है, इसलिए हम निश्चित हैं कि जीत हमारी होगी। जब आप काम करते हैं आवाम के लिए, और किसी सरकार ने इतना बेहतर काम नहीं किया जो हमने आवाम के लिए काम किया। लगातार मेरी सरकार काम कर रही है। देखिए, एक चीज को समझना पड़ेगा कि चुनाव अपनी जगह है और जिंदगी अपनी जगह है। बार बार हमारी सरकार निवेदन कर रही है कि आप पालन करें। पालन करना चाहिए। दूसरों के लिए आप एक फिगर हो सकते हैं, लेकिन परिवार के आप मुखिया, परिवार के एक सदस्य हैं। इस बात को जिम्मेदारी के साथ सरकार समझा रही है और आपको समझना होगा। इस बात को क्यों लोग नहीं समझ रहे हैं कि परिवार के मुखिया हैं, परिवार के सदस्य हैं। वो दूसरे के लिए फिगर हो सकते हैं अनुपम जी, देखिए ये माना जा सकता है, लेकिन जब आप परिवार के मुखिया, परिवार के सदस्य हैं तो आपको होशियारी के साथ अपने जीवन को जीना होगा। अब जो नियम बने हैं उसको मानना होगा। पुलिस देखिए हर जगह सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी है। अभिषेक सोम साहब, समाजवादी पार्टी क्या एक्सपेक्ट कर रही है इन पंचायत चुनाव के परिणामों से, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं कहूंगा जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है। इनके पापों का गड़ा भर चुका है और इनको गंगा मैया भी, ये गंगा में भी डुबकी लगाएंगे तब भी इनके पाप नहीं धुलेंगे। दूसरी बात, जो जनता मर रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में 10 लोग भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 10-10 दिन में सिस्टम भेज रहा है। तो कौन सी व्यवस्था, कैसी व्यवस्था? व्यवस्था नहीं है, ये तो राक्षस राज है। ये तो राक्षस राज है और इस राज को खत्म करने के लिए जनता इनको दौड़ा दौड़ा के पीटेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि भाजपा नेताओं को के घर से निकलना बंद हो जाएगा और मैं तो कहूंगा, जनता से अपील करूंगा, अगर उनको इलाज नहीं मिल पा रहा वो सांसद विधायकों के घर चले जाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके उनको अगर बेड इस तरह से प्रोवोक करने वाली नहीं, स्क्रीन को आप प्रोवोक करने का वो मत बनाइए। नहीं, धैर्य रखने की जरूरत है। इस तरह से प्रोवोक मत करिए किसी को। नहीं, हम इसके कतई समर्थन में नहीं है। मनीष गुप्ता, मैं आपके पास आ रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये कठिन वक्त है और इस कठिन वक्त में अगर पंचायत चुनाव हुए हैं कोर्ट के निर्देश पर, अब आज काउंटिंग शुरू हो रही है, क्या लग रहा है आपको ये पंचायत चुनाव के नतीजे कितना प्रभाव डालने वाले हैं? और जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो कोरोना के बाद जो स्थितियां पैदा हुई हैं, इन सब को देखते हुए क्या लग रहा है आपको? मनीष गुप्ता जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। बताइए। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की बात करें जी, तो जहां जहां जो मुजफ्फरनगर उसके आसपास का बागपत का क्षेत्र है, वहां किसान आंदोलन की आग जरा भड़की रही, तो मुझे ऐसा लगता है वहां कुछ जगहों पर भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, वहां मैं समझता हूं कमोवेश स्थिति जैसा उम्मीद करती है भाजपा, कहीं ना कहीं वैसी रहनी चाहिए। अगर हम आगे विधानसभा चुनावों की बात करें तो लगभग सभी जगहों से मिक्स रिस्पांस आता हुआ दिख रहा है। तो ये जानना बड़ा रोचक रहेगा कि आने वाले समय में क्या रिजल्ट निकल के आता है। कमर अली साहब, जिस तरीके से पैटर्न बना है और विधानसभा के जो बात यहां पर रखी जा रही है वो चलिए आपके लिए फेवरेबल जरूर है, लेकिन कमर अली साहब, इस बीच पंचायत के साथ साथ लोग बंगाल के दंगल को भी समझना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 मई है आज और आप ही पार्टी के नेता कह रहे थे 2 मई दीदी गई। ऐसे में बंगाल से क्या उम्मीद है? जो पहले कहते थे अब भी वही कह रहे हैं आप लोग? यहाँ पर रखी जा रही है आपके लिए जरूर है, लेकिन कमर अली साहब जी, पंचायत के साथ साथ लोग बंगाल के दंगल को भी समझना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 मई है आज। जी, पार्टी के नेता कह रहे थे 2 मई दीदी गई। स्पीकर को बंद कीजिए कमर अली साहब, बात को जवाब दीजिए। जी, देखिए, बेशक दीदी गई, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें कोई दो राय हो। आप काम करेंगे, आप जीत आपकी निश्चित होगी। हमने काम किया, हमारी जीत निश्चित है। अभी समाजवादी के नेता फरमा रहे थे, वही सरकारी सुविधाएं से श्री अखिलेश यादव जी सही हुए हैं। मैं आपको बता दूं, वही सरकारी सुविधाएं से वो सही हुए हैं और काम भी कर रहे हैं।
आइए फील्ड में उतरिए, आइए आप जो इस लोकसभा में हैं, आइए जनता के बीच आप जाइए। नहीं जाएंगे, देखिए मैं आपको बता दूं, सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, बिल्कुल मिल, अगर ना मिल रही होती श्री अखिलेश यादव जी सही ना हुए होते। मैं आपको उसका उदाहरण अनुपम यूं दे रहा हूं जी। कि जहां सरकारी सुविधाएं लोग मांग रहे हैं, जहां हमारी टीम पहुंच पा रही है, वहां पे काम हो रहा है। लेकिन हम बार बार फिर निवेदन करते, चुनाव देखिए, चुनाव एक अलग विषय है, बीमारी एक अलग विषय है। विपक्ष क्या कर रहा है, दोनों लफ्जों का इस्तेमाल देखिए, दौड़ा दौड़ा के मारे जाएंगे। लफ्जों पर जरा ध्यान दीजिएगा जरा सा। अरे ये तो वो कातिल लोग हैं कि मुजफ्फरनगर दंगा कराते हैं, भाई सरकई में अभिषेक डांस जी, आप देखते हैं किस बैठ तरह के। के शब्दों इन का कातिलों इस्तेमाल की क्या कर रहे हैं? बात देखिए करना। कमर अली साहब को भी कहना पड़ रहा है। देखिए, इस महामारी को क्या इनके विधायक, इनके बचाया सांसद नहीं जा मारे सकता जाएंगे था, जो जिले में इससे नजर बचा नहीं आ जा रहे? सकता पूछिए जरा था। सा। आप देखिए, जितने भी हमारे मित्र देश है उनसे हमने रिश्ते बिगाड़ लिए। आज चाइना हमारी मदद कर सकता था, हमने उससे दूरी बना ली है। जो अमेरिका पाकिस्तान का मददगार होता था, हमारा दुश्मन होता था, हमने उससे दोस्ती कर ली है। कौन सी मदद मिली है भैया हमें? अगर चाइना हमें पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश में भी कोरोना नहीं है और भारत के अंदर इतना भयावह स्थिति हो गई है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है। और रही बात चुनाव की और इनकी इस बीमारी की, तो ये दोनों एक है, क्योंकि इस बीमारी को बढ़ाया गया है, जानबूझ के फैलाया गया है। मनीष गुप्ता कुछ कह रहे हैं, मनीष गुप्ता की बात सुन ले। अभिषेक, मनीष की बात सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी के नेता की समझ पता नहीं कहां चली गई है, और अब ये कह रहे हैं कि चीन हमारा मित्र देश है। चीन हमारा मित्र देश कब से हो गया? 1962 में आक्रमण करने वाला, हमारी 62,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन छीन लेने वाला चीन हमारा मित्र है, और आज आप पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं। अरे आपको समझ आनी पड़ी है कि आप भाजपा के विरोध में कम से कम वो सब बातों को नहीं करिए जो आपको अच्छी नहीं लगती। समझना होगा कि जो अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता था, आज वो हमारा मित्र देश हो गया। जिस चाइना से पिछले 20 वर्षों से हम लगातार व्यापार कर रहे हैं और जिससे छोटी छोटी चीजें हम सीख रहे हैं, हमारा व्यापार का अनुबंध था, वो सब टूट गए, तो इससे देश हमारा पीछे चला गया। ये बात समझनी होगी। अगर चाइना हमारी इस महामारी को लेकर हमारा मदद कर देता, इसमें बुराई क्या थी? आपको जानकारी है ही नहीं, आपको जानकारी नहीं है। चाइना से व्यापार बंद नहीं हुआ, और चाइना से कोई व्यापार बंद नहीं हुआ। बिल्कुल व्यापार चाइना से बदस्तूर जारी है। और अगर अमेरिका पाकिस्तान की जगह अगर हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तो ये बुरा है या भला है? भाई रुकिए अभिषेक सोम, नहीं अभिषेक सोम, मनीष गुप्ता रुकिए भाई, रुकिए, आवाज ऑडियो डाउन कीजिए। कमर अली साहब, सवाल ये है, ये पंचायत चुनाव और 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों का दिन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अमेरिका और चीन और बाकी मसलों पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे। सवाल यह है कि संकट के दौर में आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है और आज मतगणना केंद्रों पर भी लोगों की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। क्यों ये इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का? बात कर लेंगे जी। सवाल ये कि संकट के दौर में आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है और आज मतगणना केंद्रों पर भी लोगों की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। जी। क्यों ये इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का? देखिए, जहां पे ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं, पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। हमारी सरकार किसी को माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि पुलिस का काम है देखना और उसको सुरक्षा देना, उनका अपना काम है। कहीं पे भी लापरवाही होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए गंभीर रहते हैं, कार्रवाई बिल्कुल होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा आप अपने उसको, आपका जो है स्पीकर ऑन है उसको बंद करिए कमर अली साहब, ताकि आपकी आवाज सही तरह से आ पाए। और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी, सरकार कह रही है कि इंतजाम सब बेहतर, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, अगर हमारे पीसीआर की टीम में जो साथी हैं वो तस्वीरें कुछ आई हो तो दिखाएं जरा। मतगणना केंद्रों के बाहर जो तस्वीरें आई हैं उनमें लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाइए। ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीरें देखिए आप। मनीष जी, आपका जवाब चाहता हूं मैं। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो आपने जो शुरुआती तस्वीरें दिखाई थी जिसमें आपने ये कहा था कि कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई है, तो इस देश में तमाशा देखने का शौक है। अगर कहीं जेसीबी मशीन खुदाई भी करती है तो भीड़ खड़ी हो जाती है। ऐसे में अब जो वर्तमान तस्वीरें देख रहा हूं, मुझे लगता है तो लोग मास्क लगाए हुए, एक सज्जन मास्क नाक से नीचे लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं कोविड का पालन करने का लोग प्रयास कर रहे हैं। लोगों में अब डर बैठा है, जिस तरीके से लगातार मौतें हो रही है, मेरे भी कई मित्रों की
मौत हुई है। ऐसे में लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अभी भी जागरूकता का अभाव है। ये एक बात है कि जनगणना करने, मतगणना करने सिर्फ वही लोग आए हैं जिन्होंने या तो कोविड टेस्ट नेगेटिव है या जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है। ऐसे में मैं समझता हूँ प्रोटोकॉल का फिलहाल तो पालन होता हुआ दिख रहा है। बहुत अधिक चिंता का विषय नहीं है। ये लोग कोई समझदार लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल और- बिल्कुल मनीष जी, मैं आऊंगा आपके पास, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे भी बातचीत करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, अल्मोड़ा में सल्ट उपचुनाव काउंटिंग वहां पर जारी है। अल्मोड़ा में पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है, थोड़ी देर में ईवीएम से वहां पर काउंटिंग ईवीएम की शुरू होगी और उसके बाद वहां पर बीजेपी से महेश जीना उम्मीदवार है, गंगा पंचोली कांग्रेस उम्मीदवार है। 100 कर्मचारी वहां पर 12 राउंड की काउंटिंग करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि अल्मोड़ा की सल्ट सीट पर भी चुनाव हुआ है, वहां पर भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है इस वक्त और थोड़ी देर में ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। बीजेपी से महेश जीना ने वहां पर चुनाव लड़ा है और कांग्रेस से गंगा पंचोली ने। किसकी जीत होती है किसकी हार, ये वक्त बताएगा। कुछ ही घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। बहरहाल मतदान जिस तरीके से हुआ उस वक्त भी हमने सबसे बड़ी कवरेज दिखाई थी और आज मतगणना की भी सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं। किशन जोशी बातचीत करने के लिए अल्मोड़ा की सल्ट सीट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशन, क्या तस्वीर वहां पर उभर रही है और मतगणना किस तरीके से हो रही है? अनुपम, अभी तो शुरुआत ही है, पोस्टल बैलेटों की गिनती शुरू हो रही है। दूसरी तरफ जो है ईवीएम मशीनें भी पहुंच चुकी हैं 8:30 बजे से। पहले राउंड की थोड़ी ही देर में जो है नतीजे आ जाएंगे, उससे स्थितियां साफ होना शुरू हो जाएगा कि सल्ट की सत्ता दोबारा किसको देती है जनता। भाजपा को ही, भाजपा के सुरेंद्र जीना की जगह उनके भाई महेश जीना को देती है, जो या फिर पिछली बार जो कम ही मतों से गंगा पंचोली हारी थी उसे सत्ता देती है, ये देखना होगा। इसका मुख्य प्रभाव जो है आने वाले 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों पार्टियों ने जो है 2022 के सेमीफाइनल के हिसाब से ही ये चुनाव लड़ा था। अनुपम जी, तो अगर बात करें जो लोकल फैक्टर्स और तमाम चीजों को लेकर के, स्थानीय लोगों में कितनी उत्सुकता है? देखिए, लोग जो हैं इस बार वोटिंग कम होने का एक कारण था कि जो बाहर के प्रवासी थे वो उतना यहाँ कम आए थे अल्मोड़ा में। एक तो वोट कम पड़ा है और दूसरा लोगों का कहना था कि गंगा पंचोली स्थानीय हमारी जो है कैंडिडेट हैं और जबकि महेश जीना दिल्ली ज्यादा रहते हैं। ये भी एक फैक्टर काम किया। दूसरा फैक्टर था कि इनके भाई का निधन हुआ है, इन्हीं को दोबारा मौका दिया जाए। लेकिन ये तस्वीर थोड़ी देर में सामने आ जाएगी कि अब नतीजे क्या है, लोगों ने, जनता ने किस पे विश्वास जताया है। लेकिन अनुपम, एक बड़ी संकट ये आ रहा है कि जिन लोगों ने, जिन एजेंटों ने, जिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने मतदान के लिए जाना था, RT-PCR रिपोर्ट देर आने के कारण उनको जो है एंट्री नहीं दी जा रही है। लोगों में काफी नाराजगी भी है। अनुपम, अगर बात करें मतगणना स्थल की, तो कोविड गाइडलाइंस का किस तरीके से वहां पर पालन कराया जा रहा है और जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक हैं वो भी लोग वहां पर पहुंचे हैं क्या? बिल्कुल, समर्थक पहुंचे हैं। कई समर्थक तो बाहर, गेट से बाहर खड़े हैं। वो अंदर जाना चाहते थे। उन्हें 3 दिन पहले जैसी गाइडलाइन आई निर्वाचन आयोग की, तो वैसे कोविड टेस्ट के लिए जो है अपने सैंपल दिए थे। इतना अधिक सैंपल है कि उनकी जांची रिपोर्ट 3-4 दिन बीतने के बाद भी नहीं आई। नहीं तो वो अंदर जा सकते हैं, बाहर ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से रिजल्ट जो है उन्हें पता चल पाए। अनुपम, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो हमारे संवाददाता वहां से ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे थे। अब देखना होगा कि अल्मोड़ा के सल्ट सीट पर जो उपचुनाव हुआ है उस दंगल में कौन बाजी मारता है। कुछ ही घंटों के बाद वहां की तस्वीर साफ हो जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का दंगल लगातार जारी है। वहां से भी जो भी अपडेट हमारे पास आ रहा है उसको हम बता रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मतगणना जो शुरू हुई है उसके बाद पोस्टल बैलेट की गिनती का काम वहां पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल से, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास। टीएमसी बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। 52 सीटों पर टीएमसी आगे है, 48 सीटों पर बीजेपी को बढ़त। कांग्रेस गठबंधन का खाता नहीं खुला है, ये यहां पर बड़ी खबर है। कांग्रेस गठबंधन का खाता खुला है, ये बड़ी खबर। कांग्रेस गठबंधन का खाता खुला है पश्चिम बंगाल से, यहां पर यह बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। टीएमसी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर वहां पर है। 52 सीटों पर टीएमसी आगे है, 48 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली हुई है।
कांग्रेस गठबंधन का भी खाता खुला है। ये अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रहा है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल का सियासी रण पिछले वक्त में सियासी सरगर्मियों में रहा है और ऐसे में जो रुझान है अभी उसमें जो तस्वीर उभर कर आ रही है, रुझानों में आपको बता दें कि यह है कि 52 सीटों पर टीएमसी आगे है रुझानों में और 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। कांग्रेस गठबंधन का भी खाता खुला है। ये सिर्फ अभी रुझान है और धीरे धीरे तस्वीर अभी साफ होगी। कमर अली साहब, कांटे की टक्कर आप दे रहे हैं टीएमसी को बंगाल में। जी देखिए, आपको भी कांटे की टक्कर लग रही है, लेकिन जीत हमारी पक्की है। क्या लगता है मनीष जी आपको, ये जो फिगर्स अभी रुझानों में सामने आ रही है 52-48 की, जैसे जैसे और टाइम आगे बढ़ेगा, क्या लगता है बंगाल में क्या तस्वीर साफ हो सकती है? मैं समझता हूं स्थिति कमोबेश यही रहने वाली है। ऐसा लग रहा है कि देखिए, शुरुआती रुझान आमतौर पर सही पहुंचते जाते हैं। अलग बात है अगर कभी कभी कुछ उल्टा पुल्टा हो, अन्यथा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है तो भारतीय जनता पार्टी अंत तक इस सत्य को मानेगी नहीं और वो उम्मीद करेंगे कि हमें क्लियर मेजोरिटी मिलने वाली है, 3/4 मेजोरिटी मिलने वाली है, 2/3 मेजोरिटी मिलने वाली है। ऐसी उम्मीद उनकी मेहनत को देखते हुए लगाई जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में धर्म के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण होता हुआ दिख रहा है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संभवतः कांटे की टक्कर रहेगी और सरकार बनेगी। इसका फैसला आप चुनाव के अंतिम नतीजों तक कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि एक तीसरा संगठन भी है, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी चल रही है। तो ऐसे में कब कौन किसकी मदद ले ले, और अब भाजपा भी सबके लिए अछूत नहीं रही, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा अभी ये बड़ा अभिषेक सोम, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी जो बंगाल को लेकर उम्मीद पाले हुए है, आपको लगता है कि बीजेपी की वो उम्मीद कामयाब होने वाली है? आप सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 100% ऐसा लगता है कि हम इस राज्य को चुनावों में जीत के रहेंगे, लेकिन ये कह पाना राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आसान नहीं होगा, क्योंकि अंत तक कड़ी टक्कर रहने वाली है और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये फैसला अंत में ही होने वाला है। क्लियर मेजॉरिटी आने की संभावना अभी मेरे को वर्तमान में दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, बिल्कुल। अभिषेक सोम, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो आपसे आपका व्यू क्या है? अभिषेक सोम, जवाब दीजिए। देखिए, बंगाल की जनता ने धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को नकार दिया है और ये उसी के रुझान है और जनता ने उसको स्वीकार किया है, जो वास्तविकता में निष्पक्ष होकर सभी धर्मों को मानने वाले और सभी धर्मों का सम्मान करने वाले और न्याय संगत काम करे जनता के लिए। तो इन लोगों का असली चेहरा जनता जान चुकी है, उसी का रुझान आपके सामने है और पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने पश्चिम बंगाल में जाके ताकत झोंक दी, पर जनता, क्योंकि वहां की जनता समझदार जनता है, भाई अभी से मनीष जी तो नकार रहे हैं कि बीजेपी वहां जीत ही नहीं पा रही है। अभी तो शुरुआती रुझान है भाई। अभिषेक सोम, मनीष जी ये तो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको मानने के लिए इनका जो सिस्टम फिक्स किया गया है वो बस यही कहने के लिए फिक्स किया है कि आपको बस कैसे हम अपनी बात ऊंची रखें, एनालाइज ना करें, फैक्ट्स पे आंखें मूंद लें, ये इनका सिस्टम सेट है। इसलिए इन्होंने कुछ भी नहीं देखना है। आप क्यों भाई अभिषेक जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कुछ भी रख दो, समाजवादी पार्टी के नेता वही बात करेंगे जो उन्हें कहनी है। इसलिए अभी जब तक के आंकड़े और बेहतर नहीं आ जाते, रिजल्ट और क्लियर नहीं आ जाते, तब तक इनका समझ पाना आसान नहीं होगा। मैं वापस फिर कह रहा हूं, आप लगातार आंकड़े देखते रहिए। बिल्कुल नेक टू नेक कॉम्पिटिशन चल रहा है और बिल्कुल अंत में फैसला होगा क्या करना है। हाँ, ये रोचक होगा ये जानना कांग्रेस बता कितनी सीटें लाते हैं। जितनी वो ज्यादा सीटें लाएंगे उतना उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का नुकसान अभिषेक सोम, मनीष जी, कमर अली साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार ये मतगणना की कवरेज जारी है न्यूज 18 पर। पल पल की जो भी जानकारियां हमारे पास आ रही हैं उनको दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।